Good morning, students. बाकी सब कहाँ है भाई? अभी 4 ही बच्चे हो, 2 ही बच्चे हो? चलो 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अपन ऐसा करते हैं ना। जब तक तुम है ना लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लो, आज उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे अपन, है ना। गुड मॉर्निंग सिमरन। गुड मॉर्निंग पायल। बाकी सब कहाँ गए भाई? आज 4 ही बच्चे जुड़े हैं। अच्छा ये बताओ, अपन ने जो ये ग्लैंड वाला चैप्टर था, इसके पूरे चैप्टर का टेस्ट ले लिया है ना? जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसका टेस्ट हो गया था। चलो वेरी गुड। तो आज चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे अपन। चलो काफी देर हो गई, वेट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपन। देखो आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, वो चैप्टर नंबर 35 है। अब इससे रिलेटेड 3 यूनिट अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू। देखो वैसे तो है ना, आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग अब सिलेबस लगभग 25 to 30% रिड्यूस होगा। 25 to 30% सिलेबस रिड्यूस करने वाले हैं। लेकिन अभी अनसर्टेनिटी है कि कौन सा पार्ट हटेगा, कौन सा नहीं हटेगा। ठीक है, तो हटे चाहे कोई भी, हो सकता है अपन ने जो पढ़ लिया उसमें से भी हट जाए, हो सकता है अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें से हट जाए, या मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसमें से हटा दें। भाई स्कूलों का तो अपने को पता लग गया कि 30 नवंबर तक तो नहीं खुलेंगे। ठीक है ना, तो मतलब अभी तो लगभग 2 महीने तो अपने पास में, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर पूरा 1 महीना है, 1.5 महीने तो अपन यहीं बैठ के ऑनलाइन ही ले रहे हैं। इस बीच में अपन ऐसे चैप्टर कवर करेंगे जो इन फ्यूचर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहे, चाहे वो सिलेबस में आए चाहे ना है, वो कोई मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन हमें उन चैप्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना।
तो आज में तुम्हें चैप्टर नंबर अपना है 35, मेंडल्स लॉ। बहुत सारे लॉ तुम्हें आते हैं, लेकिन इस चैप्टर में अपन ने है ना, जैसे तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है सबने, आते तीनों लॉ आते हैं सबको, मेंडल के तीनों लॉ आते हैं। सिमरन को आते हैं, वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू कीर्ति एंड अंबिका? अंबिका को आते हैं। कीर्ति को आते हैं कि नहीं आते? कीर्ति है ना अपने साथ जुड़ी हुई? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो बस एक बार अपना रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने उनका, ठीक है। मैं यहाँ पर उन लोगों को दोबारा सीख लेंगे। लेकिन देखो 10th क्लास में जो नॉलेज दी है ना, ठीक है ना, वो बहुत शॉर्ट टाइप की थी। हिमांशु गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, उसमें क्या रख दिया, कुछ कमियां रह गई हैं अपने पास में, उसमें अपने ऐसे समझ सकते हो कि कुछ कम रह गया है सिलेबस, वहां के कंपैरिजन में अपना सिलेबस कम रह गया था। अब अपने को उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब अपने को उस सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और मेंडल लो है ना, सब जगह लागू नहीं होते। मेंडल के लो सब जगह लागू नहीं होते। वहां 10th क्लास में हमें ये बताएगा कि ये लो सारी जगह लागू होते हैं सभी पे, ठीक है भाई। जेनेटिक्स है क्या चीज, वहां से चालू करेंगे, ठीक है। और मेंडल की कमियां भी निकालेंगे। अभी तक तो आपने नहीं पढ़ी थी कि जो मेंडल के लो है क्या वो सभी पे लागू होते हैं, तो जहां नहीं लागू होते वो भी देखेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन जेनेटिक्स की, या हेरिडिटरी। गुड मॉर्निंग मोहित। हेरिडिटरी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना भाई। हेरिडिटरी है वो यही चीज है कि जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किए जाते हैं कैरेक्टर्स को, क्या किया जाता है, ट्रांसफर करते हैं अपन। यही चीज क्या कहलाती है, हेरिडिटरी कहलाती है। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटरी, ठीक है। अब कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये हेरिडिटरी कैरेक्टर है, ठीक है। मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ा रहा हूं, दोबारा अच्छे से समझ लेना। अगर किसी का कुछ स्कीप हो सकता है, तुम बिजी लोग हो, बिजनेसमैन आदमी हो सारे, है ना, बस काम रहते हैं, तुम्हें भूल भी जाते हैं आदमी की, पता नहीं ये क्या चीज बोल गए सर, ठीक है ना। पढ़ा हुआ तो है, अब याद नहीं है, तो इसलिए मैं तो तुम्हें दोबारा से पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो हेरिडिट दो तरह के करेक्टर होते हैं, एक तो एक्वायर्ड करेक्टर और एक हेरिडिटरी करेक्टर। दोनों में अंतर क्या होते हैं ये बता दो। इस चैप्टर में ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुझे पढ़ाने से ज्यादा तुम्हें नॉलेज कितना है ये रिकॉल करवाना ज्यादा जरूरी है। तो बताओ हेरिडिटरी करेक्टर क्या होता है और एक्वायर्ड करेक्टर क्या होता है? ओके, वेरी गुड। बिल्कुल सही है आंसर। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, नहीं नहीं आएंगे, भेज दो ना फिर। आज बोलो कल से ले लेंगे, बोला है ना।
सही है ये, ठीक है। तो कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो हम यहाँ आके अर्न कर रहे हैं। हम, जैसे तुमने एक लैंग्वेज सीख ली, जैसे तुम्हें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हो सकता है अगर तुम किसी इंग्लिश कंट्री में पैदा होते, ब्रिटेन में, लंदन में, तो तुम्हें इंग्लिश ज्यादा आती कंपेरेटिव देन हिंदी के, ठीक है। या तुम अफ्रीका में होते तो अफ्रीकन आ जाती, ठीक है। फ्रांस में होते तो फ्रेंच आती है तुम्हें। ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। लेकिन तुम देखो, ये चीज तो तुमने आफ्टर बर्थ सीखी है, यानी बिफोर बर्थ जो तुम्हें कैरेक्टर मिले हैं वो सारे कैसे कहलाते हैं? अपने हेरिडिटरी कैरेक्टर है। ये अपने को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। वो आपकी आईज का कलर भी हो सकता है, स्किन टोन हो सकता है, आपकी हाइट हो सकती है, आपकी बॉडी का फेस कैसा बनेगा, हेयर्स का टाइप हो सकता है। ये सारे कैसे कहलाते हैं? अपने हेरिडिटरी कैरेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर कहलाते हैं। और कौन जुड़ा है अपने साथ में? ठीक है। लेकिन जो अपन ने अर्न कर लिया है यहाँ आकर के, जैसे किसी का साइकिल चलाना सीख लेना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। लेकिन जो पैदा होता बच्चा, उसको फिर वापस से इसे ट्रांसफर करना होता है, कि वापस चालू करना पड़ता है सारा प्रोसेस, ठीक है ना। इसी के बेस पे ये सारा चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। एक बड़े साइंटिस्ट रहे हैं ग्रेंगर जॉन मैंडल, जिन्होंने इसको डीपली स्टडी किया था, ठीक है। जिन्होंने इनको क्या किया था? डीपली स्टडी किया था। 18 सेंचुरी की बात कह सकते हैं कि 18 सेंचुरी में चल रहा था। 1822 में शायद उनका जन्म था ना। कब जन्म हुआ था मैंडल साहब का? डीओबी याद है तुम्हें? गुड मॉर्निंग निशा। मैंडल साहब का जन्म कब हुआ था भाई? हाँ, ये बहुत अच्छा आंसर। 22 जुलाई 1822 को हुआ था। लेकिन तुम्हें पता है, जेनेटिक्स जो वर्ड है ना, वो विलियम बेटसन ने दिया है, बाद में दिया था ये, ठीक है। मैंने बताया ना, उनके आसपास कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जिन्होंने इस चीज की डीप स्टडी की हो, ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट हुए सारे बाद के आए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए वो सारे बाद में थे, ठीक है, जिन्होंने इस चीज को डीपली पढ़ा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भाई, जो मेंडल साहब हैं उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, अपन फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ऑस्ट्रिया के एक छोटा सा गांव है, चेकोस्लोवाकिया शहर था, ठीक है। आप जानते हो उसको चेकोस्लोवाकिया के नाम से। उस टाइम प्लेस्टियन गांव था, ठीक है। वहां पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रिया शहर था। और इन्होंने क्या की, अपनी स्टार्टिंग स्टडी प्राइमरी सेशन वगैरह वहां से करके कंप्लीट, और फिर एक चर्च में ये वो बन गए थे फादर, ठीक है। तो साधु वाला जो जीवन होता है ना, वैसा, ठीक है। वहां पे इन्होंने क्या किया, जो अपना गार्डन पी होता है, नाम क्या है? बॉटनिकल नेम बताओ गार्डन पी, फटाफट जल्दी जल्दी। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखो इन्होंने वहीं पे ही बिल्कुल पाइथन सेट आया हुआ। तो इन्होंने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन वहीं से लेकर के, एक यूनिवर्सिटी है वहां पे, उन्हीं के है, वहां पे इन्होंने ना मैथमेटिक्स और डिग्री ली। यूनिवर्सिटी ऑफ केना नाम का शहर था, वहीं की एक यूनिवर्सिटी थी, वहीं से इन्होंने ली। और उस बाद इन्होंने क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट करना किया। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन की है। गार्डन पीछे कहता है, अपन पाइथन सेट आया हुआ अपन ने इसको दिया है। और इन जो जो एक्सपेरिमेंट थे ना, उन एक्सपेरिमेंट को जो टाइटल था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से ये चालू किया। देखो, अच्छे आदमी भी ना, मतलब अपनी सोसाइटी में अच्छा आदमी चाहती नहीं है, उन्हें कोई नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट अंधेरे में रहे, पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन इस चीज की कोई ध्यान नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को। अब आ रही है?
पहले बताओ वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। तो देखो, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इन एक्सपेरिमेंट्स को आगे रन किया। नाम है उनके कौन कौन से? एक तो एरिक्सन थे, कार्ल कोरेंसन थे, ठीक है, ह्यूजो डी वेरिज थे, और एरिक वॉन टेंसमार्क थे। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना 1900 में, सन 1900 में इन्होंने क्या किया, मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट दोबारा किए। मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। तो लगभग भाई मेंडल साहब ने जो अपने एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिए थे ना, वो 1865 में प्रूव किए थे, ठीक है। अब देख लो, इन्होंने 19 में किए, तो लगभग 30-35, 25-30-35 साल तक इनकी जो, जिनकी इन्होंने जो मेहनत की थी ना, वो अंधेरे में थी। उन्हें किसी ने वैल्यू नहीं दी, उनकी कोई पूछ नहीं रही, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। लेकिन इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा करने पे जो 3 साइंटिस्ट अलग अलग कंट्रीज के थे, उन्होंने मिलकर के किया। जैसे कुछ तो ऑस्ट्रेलिया के थे, कुछ जर्मनी के थे, ठीक है, कुछ हॉलैंड के थे। ह्यूजो ड्यू वेरिस है ना, इनकी बहुत थ्योरी, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ह्यूजो ड्यू वेरिस है ना, इनका बायोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है, खासकर जेनेटिक्स में इन्होंने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। तो याद रखना, विलियम बेटसन ने सबसे पहले नाम दिया था जेनेटिक्स, ठीक है, 1900 में दिया था वो भी, ठीक है, 1905 के आसपास, ठीक है। और ये ह्यूजो डी वेरिस, कार्ल कोरेंसन और टेंसमार्क, एरिक वॉन टेंसमार्क, इन्होंने ना दोबारा एक्सपेरिमेंट किए और प्रूव किया। और इन्हें कहा जाता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। जब इनके एक्सपेरिमेंट को पब्लिश दोबारा किया गया, तब लोगों की ये एक बहुत बड़ी साइंस की उपलब्धि कह सकते हैं, अपन अचीवमेंट है साइंस की, कि इतने बड़े एक्सपेरिमेंट कर दिए गए, इतने बड़े एक्सपेरिमेंट कर दिए गए। इससे हमारी है ना बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई कि क्या कारण है कि पेरेंट्स से ही बच्चे मतलब मिलते जुलते होते हैं हमेशा। क्या कारण है कि कुछ डिजीजेस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, जैसे कलर से जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, ठीक है। इससे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लोगों, ठीक है, कि अपन से क्या कर सकते थे, ब्रीड कर सकते थे, ब्रीड होती है, रियलिटी समझ में आ गई थी ना, तभी सब चीजों को क्या किया गया, प्रूव किया गया। इसी के बाद में मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ये मेंडल साहब की थ्योरी है, मेंडल साहब की थ्योरी है, ठीक है ना। वीडियो पॉज हो गया? वीडियो तो चल रहा है बेटा। एक बार है, नेटवर्क इशू। अच्छा, ये नहीं आ रहा है क्या? कुछ वीडियो आ रहा है बेटा तेरे क्लियर? आज थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। मोहित के क्लियर है? चलो, जहां रुकता है वहां बता देना, ठीक है ना। जहां रुकता है एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा, जहां रुक जाता है वीडियो तो एक बार बता देना, ठीक है ना। चलो, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अपन ने ना एक छोटी सी चीज पढ़ी थी कि मेंडल साहब ने ना पी प्लांट चूज किया था, पी प्लांट चूज किया। कारण तुम बताओ क्यों किया था? कारण आपको बताना है, पढ़ चुके हो ना इतना, तो जहां तक पढ़ चुके हो वहां तक तो अपन दोनों मिलकर के पढ़ सकते हैं। आप भी थोड़ा बताओ, थोड़ा मैं बता दूंगा, नई चीज आएगी वो मैं बता दूंगा। फिर इस चैप्टर का जो लास्ट है, एंडिंग है ना, वो सब तो वो मैं दोबारा बता दूंगा आपको।
easy growing, very good. It shows alternate generation, very good. ये भी बहुत अच्छा है. Very good. हाँ, मोहित तेरे को क्या लगता है भाई? मोहित ने रिप्लाई नहीं किया एक भी. चलो समझो, देखो तुम्हारे सबके बिल्कुल कारण सारे सही हैं. एक बार मैं इसको ना मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबने अलग अलग बताया ना, तो मैं सबको अलग अलग करके एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ना. पहली चीज तो ये है, मेंडल साहब ने ना और कोई पेड़ चुना नहीं था. सीधी से बताओ बात, मेंडल साहब ने सीधा मटर के पौधे में सेलेक्ट किया था. तो ये उनका लक मान सकते हैं. लेकिन आज अपन उस चीज को क्या कर सकते हैं, साइंटिफिकली क्लियर कर सकते हैं. पहली चीज तो ये है, मेंडल का ये जो मटर का पेड़ है ना, ये क्या करता है, एनुअल होता है. मतलब ये एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे 3-4 महीने का जो इनका सीजन होता है, उसमें देखो इसमें ना जर्मिनेशन हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है, फ्लावर आ जाते हैं और फ्रूट भी आ जाते हैं. तो मतलब इसकी स्टडी करना, एक साल में 2-3 तरह के फ्लावर को प्लांट को लगा करके स्टडी कर सकते हो. तो जो टाइम कंजप्शन है ना, वो कम हो गया. एनुअल प्लांट है तो जल्दी से ग्रो करता है, ठीक है. फ्लावर वाला सब आ जाते हैं इसमें. तो आप स्टडी का टाइम है ना, वो कम होगा. पहली चीज. दूसरी चीज, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है. फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, जिसकी वजह से इसमें ना दोनों तरह का अपन पॉलिनेशन करवा सकते हैं. दोनों तरह की वो कर सकते हैं. देखो, सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं इसमें. दोनों करवा सकते हैं इसमें. तो ये इसका बेनिफिट मिल गया. तीसरी और जो है ना वो यही है, तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, पी प्लांट में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो विजिबल होते हैं. पी प्लांट में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं. जैसे पहली चीज तो ये है कि जैसे इसकी ना, जैसे फ्लावर का कलर देख ले, सीड की शेप देख ले, सीड का कलर देख ले, प्लांट की हाइट देख ले, ठीक है. लीफ की शेप देख सकते हो, ठीक है. टेंटिकल्स की पोजीशन देख सकते हो, एक्सियल और टर्मिनल साइड्स देख सकते हो फ्लावर की. ये सारे कैरेक्टर है ना, आपको ना बिना किसी मेहनत के करने के आप क्या कर सकते हो, विजिबल इजीली अवेलेबल है आपके लिए. तो ये हमारा बेनिफिट है पी प्लांट के साथ में, ये हमारा बेनिफिट है. क्या करते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं भाई. प्लांट देखकर आपने, आप इस चीज को क्या कर सकते हो, बहुत इजीली देख सकते हो, ठीक है ना. ये सबसे, वाह, वेरी गुड. तू रहता, तू क्लास ले रहा है 27 मिनट लेट, शुभम, क्या तरीका भाई है. लॉगिन प्रॉब्लम, डेली लॉगिन प्रॉब्लम रहती है क्या? ऐसा कैसे काम चलेगा बता. वर्क भी करते हो कि नहीं करते? ये 2-4 बच्चे मुझे रेगुलर वर्क भेज देते हैं. बाकी लगी नहीं रहा कि तुम्हें ना, मतलब जो नोट बनाने का एक प्रोसेस देखा, वो करते हो क्या तुम काम, ठीक है. बॉयज का तो मुझे पता नहीं किसी ने वर्क भी किया है कि नहीं किया है. चलो देखो, तो मेंडल साहब ने ना ऐसे 34 कैरेक्टर्स को डिसाइड कर लिया था. के अंदर 34 कैरेक्टर्स को इन्होंने क्या कर लिया था, स्टडी कर लिए थे, ठीक है. सभी के रिजल्ट सेम आए थे, वो अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना. वो जो रिजल्ट जो आए थे वो अपन देखेंगे कि कौन कौन से थे, ठीक है. इसके अलावा देखो, मेंडल साहब ने क्या किया, पी प्लांट को चूज करने का एक ये भी रीजन था कि जो इसके जो कैरेक्टर्स थे ना, वो विजिबल तो थे ही थे, साथ में कैलकुलेटिव भी थे. मतलब उनकी कैलकुलेशन करना भी क्या था. और एक चीज ये भी, पी प्लांट क्या होता है, छोटा सा होता है,
छोटी सी जगह पे लग जाता है। जैसे आप जिस रूम में बैठ के क्लास ले रहे हो, उस पूरी लैब, उसको अगर लैब मान लें तो बहुत इजीली क्या करवा सकते हो आप, इसमें ग्रो करवा सकते हो। और ऑल्टरनेट जनरेशन पाई जाती है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट जनरेशन पाई जाती है। तो दीस आर द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से मेंडल साहब ने क्या किया था, पी प्लांट को चूज किया, जिसकी वजह से मेंडल साहब ने क्या किया, पी प्लांट को चूज किया अपने प्रैक्टिकल्स के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए इन्होंने पी प्लांट इसीलिए चूज किया था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब कौन कौन से कैरेक्टर थे भाई, जैसे अपन ने, मैंने बताया 34 कैरेक्टर लिए थे, 34 कैरेक्टर्स लिए थे। तो ऐसे मैं तुम्हें बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ कि क्या, ताकि उसमें क्या हो तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अपन एक बार बोर्ड की तरफ चलते हैं। आवाज की प्रॉब्लम रहे तो मैसेज कर देना भाई, है ना। देखो कैरेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब कैरेक्टर अपने को पता है दो तरीके के होते हैं, एक तो डोमिनेंट होते हैं, क्या चीज होती है वो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, और एक होता है रेसेसिव। तो जैसे कैरेक्टर ले लिया हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, तो प्लांट क्या हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं। तो जो टोल है वो तो क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ठीक है, डोमिनेंट। और जो ड्वार्फ हो गया वो क्या हो गया अपना, रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो ये चीज प्रूव हुई कि एक कलर हो गया। फ्लावर की पोजीशन, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ना, एक एग्जांपल दिया था, फ्लावर पोजीशन, ये भी एक कैरेक्टर है अपने पास में। कुछ फ्लावर कैसे पाए जा सकते हैं, टर्मिनल हो सकते हैं, कुछ कैसे हो सकते हैं, एक्सिलरी, ठीक है। पोड की शेप हो सकती है, पोड की शेप हो सकती है, ठीक है भाई। पोड की शेप कैसे हो सकती है, देखो ये तो क्या हो सकती है, पोड की शेप रिंकल्ड हो सकती है, ठीक है। पोड की शेप क्या हो सकती है, याद रखना। लेकिन ये ना टर्मिनल कैरेक्टर है ना, ये तो अपना डोमिनेंट होगा, और ये एक्सिलरी होगा ना, ये अपना डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना। पोड की जो शेप है वो दो तरह की हो सकती है, एक स्ट्रेट पोड पाई जा सकती है अपने को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड हो सकती है, ठीक है। समझो इस चीज को क्या बता रहा हूं, देखो एक तो इन्फ्लेटेंट होगी, पोड ऐसी मिले अपने को सीधे, ऐसी पोड समझते हो ना, किसमें, जिसमें मटर के दाने लगे हुए रहते हैं ना, उसे पोड बोलते हैं। बोर्ड एक बार थंब भेज दो, जो बोल रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड सबको, एक बार थंब भेज दो, सब फटाफट साफ दिखाई दे रहा तो। ठीक है चलो। तो देखो एक तो पोड कैसे हो सकती है, फली को बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, जिसमें मटर लगा हुआ आता है ना, उसे फली बोलते हैं, है ना, इसे पोड बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक तो आती है स्ट्रेट ऐसे सीधी, ठीक है ना, बिल्कुल, जिसमें मटर के दाने इक्वली भरे हुए रहते हैं। और एक आती है थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड, इस कंडीशन को ना, जो स्ट्रेट वाली, इसे तो बोलते हैं इनफ्लेटेड। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसका रिसेसिव होगा वो ऐसी होगी, फली की कुछ शेप ऐसी होगी, इसे बोलेंगे अपन कंस्ट्रिक्टेड। तो ये कुछ दो तरह की शेप हो गई इसकी, ठीक है। सीड का कलर हो सकता है अपना, सीड का कलर हो सकता है, या पोड का कलर भी कर सकते हैं अपन, येलो और ग्रीन, कलर हो पोड, ठीक है। कैसा हो सकता है, ग्रीन होगा तो डोमिनेंट कलर हो गया, ठीक है, और येलो हो गया तो अपना रेसेसिव करेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हो गए अपने पास में करेक्टर हैं, जो और भी है बहुत सारे, मैंने बताया ना, ऐसे 34 करेक्टर लिए थे उन्होंने। प्लांट की हाइट, सीड की शेप, सीड का कलर, कोटलीडोन का कलर भी लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से 34 वो लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट, मतलब 34 कैरेक्टरिस्टिक्स पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। करेक्टर्स पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। जब सभी के रिजल्ट सेम प्रूव हुए ना, तब जाके इनके लोगों को क्या मिली है, मतलब एफिलिएशन मिला है। अब दो चीज मैंने तुम्हें बताई, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर। आंसर बता दो फटाफट जल्दी से कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं।
सिमरन न्यू आएगा कि फर्स्ट आएगा? बाकी सब कैसे? बाकी को नहीं पता है रिप्लाई इसका? निशा, कीर्ति, अंबिका, पायल गई क्या? अच्छा, हर बार न्यू होगा क्या? F2 जनरेशन होगी तो क्या कहेंगे अपन? वो भी तो न्यू ही है। चलो समझो, अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे हाइब्रिडाइजेशन किया, इस चीज को समझना होगा ना। ठीक है, तुम्हारा ये तो पता है मुझे, तुम्हें आता है इसका। चलो मैं एक बार मेरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, कभी भी कोई भी कैरेक्टर होगा उसकी दो पोजीशन होती है हमेशा। ठीक है ना? जैसे मान लो हाइट माने, तो हाइट भी दो तरह की हो सकती है, हाइट छोटी हो सकती है, हाइट बड़ी भी हो सकती है। कलर भी दो तीन तरीके से होते हैं। ठीक है, वो वाला। ठीक है ना, ऐसे। तो रेसेसिव होगा, रेसेसिव कैरेक्टर कभी भी सिंगल एलिल से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा अपने आप को प्रूव करने के लिए पड़ती है। और जबकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ना, वो अकेला अपना काम कर सकता है। डोमिनेंट कैरेक्टर अपना अकेला काम कर सकता है, बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है ना? डोमिनेंट आदमी अपना अकेला काम कर सकता है। और F1 जनरेशन में हमेशा, F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होते हैं। F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होगा, रेसेसिव कैरेक्टर कभी अपीयर नहीं होंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं आगे। अब इनके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जो अपन ने नहीं पढ़ा अब तक। जो अब ये टॉपिक नया है तुम्हारे लिए, तुमने ये नहीं पढ़ा पहले कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे किया। देखो, मैंने सामने सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है, सेम फ्लावर में मेल और फीमेल लगते हैं इसमें। ठीक है, बाइसेक्सुअल है। देखो दो कंडीशन होते हैं, एक बार बोर्ड की तरफ कर रहा हूं दोबारा से, है ना? जैसे सब दो कंडीशन है, एक तो होती है यूनिसेक्सुअल और एक होती है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है एक फ्लावर में मेल लगेगा और एक फ्लावर में फीमेल लगेगी। ठीक है, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है एक ही फ्लावर में मेल लगेंगे और एक ही फ्लावर में क्या लगेंगे, उसी फ्लावर में सेम में फीमेल भी लगेगी। ऐसे ये बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाती है। तो जो पी प्लांट है ना, वो ऐसा है। अब ऐसी कंडीशन में ना दो ज्यादा चांस रहते हैं ना, वो सेल्फ पॉलिनेशन के रहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा रह सकता है इसमें। कैसे होता है सेल्फ पॉलिनेशन? तो यहाँ के पोलन ग्रेन निकले और इसको क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जो मेंडल साहब है ना, उन्होंने ना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, सेल्फ पॉलिनेशन होता तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं भाई। उन्होंने तो हाइब्रिडाइजेशन के रूल दिए थे ना, तो उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन को रोक लिया है। सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर लिया, रोक लिया है। उन्होंने दूसरे फ्लावर से क्या किया, पॉलिनेट करवाए। दूसरे फ्लावर से क्या करवाए, पॉलिनेट करवाया। तो इन्होंने क्या किया है एक्सपेरिमेंट में, मेंडल साहब ने अपनी स्पीसीज ग्रो कर ली। जैसे मान लो ये है, ये कोई फ्लावर है, ये कोई प्लांट लगाया है, उन्होंने तो अपने डिजायर्ड कैरेक्टर लिए, ठीक है ना, और इसके ऊपर फ्लावर लगाया है। अब फ्लावर में क्या होंगे, मेल और फीमेल दोनों होंगे। फ्लावर में तो मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। ये मेल हो गया, ये अपनी फीमेल हो गया। ठीक है, तो मेंडल साहब ने क्या किया, एक फ्लावर ये मान लो अपना, एक ये रहा, एक ये रहा, नंबर 1 है, नंबर 2 है। अब हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन तो ये कहती है कि जैसे इसके मेल मैच्योर हुए, इसकी फीमेल मैच्योर हो रखी है, लेकिन दोनों साथ में मैच्योर होते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों मैच्योर साथ में होते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अपने को करवाना है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जैसे ये फ्लावर लगने लगा ना, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैग लगा दिया ऐसे। इसे बैगिंग कह सकते हो, या तो प्लास्टिक का बैग लगाओ या बटर पेपर लगाओ। ठीक है ना, बैग लगाया है, ठीक है, या बटर पेपर लगा दो। इट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन बैगिंग। इसे क्या कहते हैं,
बैगिंग कहते हैं, बैग लगाने वाली कंडीशन। इससे फायदा क्या मिलेगा, इसके पोलन ग्रेन्स अब इसको क्या नहीं कर सकते, पॉलिनेट नहीं कर सकते। अब इसके पोलन ग्रेन इसको पॉलिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके पोलन ग्रेन इसको क्या नहीं कर सकते, पॉलिनेट नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन इन्होंने रखी है, इससे ये फायदा मिल गया कि इसके अंदर पॉलिनेशन तो नहीं होगा। दूसरा इन्होंने किया एक प्रोसेस विच इज कॉल्ड इमल्सिकुलेशन। इमल्सिकुलेशन, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया, इसके पोलन ग्रेन है ना भाई, इसके पोलन ग्रेन इसको आज नहीं तो कल फर्टाइल कर देंगे, तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया, यहां से हटा दिए फ्लावर के, मेल ही हटा दिए इसमें से। इट इज कॉल्ड इमल्सिकुलेशन। इसे क्या कहते हैं, इमल्सिकुलेशन वाला प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इसके पोलन ग्रेन निकाले, इसके पोलन ग्रेन निकाले, ठीक है ना, यहां से सेकंड फ्लावर में से। भाई अपना तो ये था, इसमें से इसके पोलन ग्रेन निकाले और पोलन ग्रेन लगाकर निकाल करके इसका बैग हटाया, है ना। इस वाले फ्लावर पे जो अपन ने बैग लगाया था ना वो हटा दिया और पोलन ग्रेन डाल दिए, पोलन ग्रेन डाल दी और वापस बैग लगा दिया। वापस बैग क्यों लगाया, ताकि कहीं और ये चांसेस ना बन जाए कि दूसरा पोलन ग्रेन आके इसको फर्टाइल कर दे, तो इन्होंने बैग दोबारा लगा दिया, इसलिए बैग दोबारा लगाया है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल बैगिंग। डबल बैगिंग, ये कंडीशन हो गई, ठीक है ना। तो सेकंड टाइम बैगिंग हुई है, इसलिए इसको क्या बोला, डबल बैगिंग कहा है, ठीक है। तो इससे फायदा हमें ये मिल गया, हमें अश्योरिटी हो जाएगी कि हमने जो पॉलिनेशन करवाया है वो हमारे ही पोलन ग्रेन है, डिजायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे इसमें, हमारे क्या होंगे, डिजायर्ड कैरेक्टर ही क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। अब इसका रिजल्ट इन्होंने देखा, अब इसका रिजल्ट इन्होंने देखा, कुछ इस तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और अलग अलग तक जनरेशन तक किए, अलग अलग जनरेशन तक किए, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ऐसे। F1 का मतलब कौन बताएगा, तुम में से किसको पता है। अच्छा, जो ये चीज मैंने समझाई है पहले तो ये बताओ, ये समझ में आ गई क्या कि प्रोसीजर कैसा किया इन्होंने, किस तरीके से इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया। भाई इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैगिंग करी, एक फ्लावर, एक प्लांट को ग्रो करवाया, उस पर बैगिंग कर दी जैसे फ्लावर आने लगे, इमल्सिकुलेशन करवाया, फिर डबल बैगिंग करिए। इस बीच में उन्होंने क्या करवाया है, दूसरे प्लांट से लेकर के पोलन ग्रेन ट्रांसफर किए हैं। ये इनका हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर है, ये पूरा मेथड है जो इन्होंने फॉलो किया है हाइब्रिडाइजेशन को करवाने के लिए। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्या वाला टॉपिक समझ में आ गया। खुशी के नाम से कौन जुड़ा है अपने साथ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, मोहित शुभम है अपने साथ में, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। शोर समझ में आया बेटा, मोहित, पायल, पायल है या चली गई। चलो गुड। देखो यहां तक के जो जितने भी लोग दिए ना, अब इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे, भाई जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे ना, इन्हीं के बेस पे मेंडल साहब ने क्या किए हैं, कुछ लॉ प्रूव किए। इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेस पे मेंडल साहब ने कुछ लॉ प्रूव कर दिए। इन लॉ को अपन कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से इनको जाना जाता है। जो मेंडल साहब ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए ना, उनका जो कंक्लूजन निकाल के दिया, उन सभी को अपन क्या किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताए अपने को, जो इन्होंने क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंटली अपने को प्रूव करके बताए हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं अपन। मेंडल साहब की प्रैक्टिकल यानी कि जो उनके एक्सपेरिमेंट्स है ना, उनको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो अपने को आने चाहिए, कुछ अपने को टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो मैं तुमसे एक एक करके मतलब ओरली बता देता हूँ ना, बाकी क्योंकि तुमने पहले पढ़ चुके हो ये चीज। तो पहले तो ये बताओ, मैंने तुम्हें बताया था ये F1 जनरेशन होती है ना बेटा,
ये क्या होती है, एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, जो एफ बोला है ना, F1 जनरेशन है, इस एफ का मतलब क्या होता है? गुड। हाँ, ये इसका पूरा नाम है फिलियल जनरेशन, सही है, फिलियल जनरेशन बोलते हैं इसको। जो अपन फर्स्ट टाइम उगाते हैं फिर वो उसी का F2 हो जाता है, वर्ड ये रहेगा। तो अब आप जब भी लिखो फर्स्ट F1 जनरेशन तो आप बता सकते हो कि ये फिलियल जनरेशन कहलाती है। ठीक है, अब बताओ अपने को फिनोटाइप क्या होता है? सेकेंड वर्ड है मेरा फिनोटाइप, और इसका आंसर देगा शुभम। शुभम, ये फिनोटाइप क्या होता है? शुभम बताएगा फिनोटाइप क्या होता है, बाकी सब बताओ जीनोटाइप क्या होता है। बाकी टाइप का शुभम बताएगा फिनोटाइप क्या होता है। और शुभम नहीं आता है तो थंब भेज दे उल्टा ऐसे कि नहीं आता है। जेनेटिक अपीयरेंस। फिजिकल कैरेक्टर, चलो देखो समझो इन चीजों को। देखो दो तरह के कैरेक्टर्स को अपने को क्या रेशो निकाल के देना होता है, एक रेशो होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। तुम्हारी गाइड मतलब जो तुमने लिख के दिया है ना, ये बिल्कुल समझने के लिए बहुत अच्छा है। जो एलिल्स होते हैं ना, एलिल्स पहले है ना, अपन किसी भी कैरेक्टर को है ना, जैसे एक बार बोर्ड की तरफ लेके चल रहा हूँ, किसी भी कैरेक्टर को है ना अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे टोल है या फिर ड्वार्फ है, ये दो तरह के कैरेक्टर है मेरे को। लेकिन है ना जेनेटिक की लैंग्वेज में ना इसको अपन इस तरीके से ना लिख करके ये लिखेंगे, और ये एक पेयर में ना करके ये जो मिलता है ना, ये एलिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिल कहलाते हैं। ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, देखो दोनों कैपिटल टी हो, कैपिटल टी हो, कैपिटल वाई हो, कैपिटल वाई हो, या कोई और चीज हो। लेकिन अगर जैसे ये स्मॉल आर हो, स्मॉल आर हो, या स्मॉल वाई हो, स्मॉल वाई हो, अगर कोई ऐसी कंडीशन दिखाई दे रहती है ना, तो सारे कैरेक्टर अपने को सेम दिख रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस। और ये जो चीज है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? एलिल कहलाते हैं। ठीक है ना? अगर डॉर्फ की बात करूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे अपने को, स्मॉल टी आ गया। ठीक है, ये होगा तो ये भी एलिल, होगा तो ये भी एलिल सी। ठीक है ना? वैसे एलिल को पूरा नाम देखा जाए तो एलोमॉर्फिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोमॉर्फिक। एलिल का नाम अपना अगर देखें तो एलोमॉर्फिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है ना? इसी का शॉर्ट बना दिया अपन ने, क्या? एलिल। ये पूरा नाम है इसका, ये पूरा कंप्लीट नाम है। ठीक है ना? तो चाहे तो जैसे आर हो चाहे स्मॉल आर हो, ये सब एलिल है, लेकिन इसको लिखा ऐसे जाता है जेनेटिक लैंग्वेज। अगर मान लो हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया है, या कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया है, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, ये कंडीशन होमोजाइगस नहीं कहलाई। इसे कहेंगे अपन क्या? हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन, याद रखना ये बात। ठीक है ना? ये कंडीशन कैसी कहलाती है अपनी? हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, चलो अब ये बताओ, ये वर्ड सुना हुआ है ट्रेट? ट्रेट कहते हैं अपन कैरेक्टर को। किसको कहते हैं? कैरेक्टर। कोई भी चीज का, किसी भी चीज का कैरेक्टर होता है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। ठीक है ना? आप जैसे लंबाई एक कैरेक्टर है। ठीक है, लंबाई एक कैरेक्टर है। ठीक है, कोई भी एक फीचर जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे अभी अपन
कैरेक्टर है। किसी का छोटा रहना, ड्वार्फ है, वो भी एक कैरेक्टर है, यानी कि ट्रेट कहेंगे अपन इसको। आप जनरल लैंग्वेज में अपन, जैसे मैंने बताया ना, लंबाई कैसे, मतलब हाइट कह सकते हो, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। लेकिन जो ट्रेट वर्ड है ना, वो स्पेसिफिकली आप जेनेटिक्स में यूज करते हो। इसका मतलब यही होता है, अब आ गया क्या कैमरा, आ गया सबका, मतलब वीडियो ऑन हो गया क्या सबके? चलो ठीक है। तो देखो मैं ट्रेट के बता रहा था, ट्रेट अपन कैरेक्टर को बोलते हैं जेनेटिक की लैंग्वेज में। किसी भी कैरेक्टर को, लंबाई हो, ऊंचाई हो, पतला हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, वो सब ट्रेट कहलाते हैं। बायोलॉजिकल लैंग्वेज है अपनी, जेनेटिक जो लैंग्वेज है, उसमें से इस चीज को अपन ट्रेट के नाम से जानते हैं, याद रखना, इसे हम ही कहेंगे, ठीक है ना। चलो, कुछ और वर्ड है बायोलॉजिकल जेनेटिक्स के। मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो सकता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो सकता है, और पॉली हाइब्रिड क्रॉस हो सकता है। 3 तरह के क्रॉस होते हैं। देखो, मोनो हाइब्रिड का मतलब है, मोनो का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। मोनो का मतलब है, मोनो मतलब जो वर्ड है वो सिंगल के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखना, जब भी अगर क्रॉस की बात करेंगे अपन, जब भी अपन क्या करेंगे, क्रॉस की बात करेंगे, तो मोनो वर्ड यूज किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो उसका मतलब होगा हम एक ही कैरेक्टर रहेगा। अब जैसे प्लांट की हाइट ली, इट्स अ सिंगल कैरेक्टर, लेकिन इसके 2 ट्रेट होंगे। प्लांट या तो लंबा दिखाई देगा, या प्लांट छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन है कैरेक्टर एक ही। भाई आदमी को कोई पूछे कि लंबाई क्या है, तो लंबाई है तो छोटी होगी या बड़ी होगी, लेकिन है तो लंबाई। तो इट्स अ सिंगल कैरेक्टर, तो ऐसे कह सकते हैं सिंगल ट्रेट। एक ही सिंगल ट्रेट है इंडिविजुअल का, विच इज अपीयर्स। या तो प्लांट छोटा ही दिखाई देगा, डॉर्फ होगा, या प्लांट टॉल ही दिखाई देगा, लेकिन इट्स अ सिंगल ट्रेट। याद रखना, ये एक सिंगल ट्रेट कैरेक्टर होता है, प्लांट का छोटा होना या बड़ा होना। सेकंड चीज, जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें 2 कैरेक्टर ले लेंगे। जैसे हाइट ऑफ प्लांट ले ली, कलर ऑफ सीड पोड ले लिया, ठीक है, कि पोड के अंदर जो कलर आ रहा है, ग्रीन या येलो, या फिर सीड की शेप ले ली, भाई राउंड सीड है या रिंकल्ड सीड है। तो अब ये कितने कैरेक्टर हो गए? 2। तो डायहाइब्रिड जो क्रॉस होगा उसमें 2 कैरेक्टर लिए जाएंगे, ठीक है ना। डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर होंगे? 2। और अगर कोई 2 से ज्यादा कैरेक्टर लेकर के अगर क्रॉस करवा रहा है, 2 से ज्यादा लेकर के अगर कोई क्रॉस करवा रहा है, तो वो फिर पॉलीहाइब्रिड कहलाएगा। वो अपना क्या कहलाएगा? पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। आगे समझ में सबको? आगे है तो थंब भेज दो फटाफट जल्दी से। अच्छा, तुम में से जीन कौन बताएगा, जीन क्या होता है? व्हाट इज जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो देखो, डीएनए का वो एक स्पेसिफिक पार्ट जो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो आपका क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। मतलब एक स्पेसिफिक रीजन होगा जो पर्टिकुलर कोई एक कैरेक्टर को तो पक्का कंट्रोल कर रहा होगा, तभी वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। बहुत सारा डीएनए है ना, हर डीएनए के सेगमेंट को अपन क्या नहीं कह सकते? जीन नहीं कह सकते। बहुत सारा डीएनए तो अपना नॉनसेंस होता है। नॉनसेंस मतलब जिसके कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब फालतू के रिपीटेशन छोड़ रखे हैं, ठीक है। बहुत सारा डीएनए तो बहुत सारा रिपीटेशन ही है।
ठीक है, चलो तो अब अगली क्लास में है ना, तुम एक काम करना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की जो तुमने 10th में पढ़ी है या इस बार बुक में रिवीजन ही करना है, वो तो सेम है, वो पढ़ के आना। सारे सारे लॉ एक ही दिन में पढ़ेंगे अपन, जितने भी लॉ है ना वो सारे एक दिन में पढ़ेंगे, और उसका तो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जो डेविएशन है वही पढ़नी होंगी, फिर बताएंगे जो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? शायद थोड़ा सा ऊपर पीछे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ट्यूबलाइट का, उस हिस्से शायद वो आप लोगों को शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो, पर वो मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। नहीं आ रहा रिफ्लेक्शन, सब दिख रहा है। मतलब मुझे यहाँ स्क्रीन पर ऐसा दिखा कि बोर्ड पर ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा सा। हाँ आ रहा है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में, तो हम लोगों ने मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान के कर्व की हम लोगों ने बात की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें तो जो कर्व है, कर्व का जो मैक्सिमा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। जितना वो राइट साइड में शिफ्ट होता चला जाता है, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है कह सकते हैं कि भाई अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन से इंक्रीज कर देते हैं, तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, या जैसा हमें पता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कह लीजिए या फिर रेट कांस्टेंट कह लीजिए, जो वैल्यू है वो आपकी डबल और 3 टाइम्स हो जाती है, जिसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो कहा था। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोलिजन थ्योरी की थी। आज हम लोग चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास में थ्योरी है आर्हेनियस थ्योरी। हेडिंग बना दीजिए, आर्हेनियस थ्योरी, ARRHENIUS, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आर्हेनियस थ्योरी में, all the molecules of reactants, all the molecules of reactants present in a chemical reaction, present in a chemical reaction, do not take part, do not take part in the reaction, do not take part in the reaction, in the reaction, full stop. Only the active molecules, only the active molecules take part in the reaction, take part in the reaction, in the reaction to form products, to form products। ये बात हमें पता है कि सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। सिर्फ गिने चुने मॉलिक्यूल जो हैं वो ही प्रोडक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट होंगे। और हमें पता है, जैसा कि आपको कोलिजन थ्योरी ने बता दिया था, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एनर्जी बैरियर और
ओरिएंटेशन बैरियर जो है उसे क्रॉस कर जाते हैं, सिर्फ वही आपके कन्वर्ट हो सकते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव सम मोर एनर्जी, एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव सम more energy than the normal molecules, than the normal molecules। और क्या कहते हैं इस एनर्जी को, कमेंट करके बताओ। एक्टिव मॉलिक्यूल्स के पास में जो एनर्जी होती है नॉर्मल मॉलिक्यूल से जो ज्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, कमेंट कीजिए। कॉलिजन थ्योरी ने क्या बताया आपको, वो एनर्जी क्या कहलाती है, जो किसी मॉलिक्यूल के पास में आ जाती है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एनर्जी जिस मॉलिक्यूल के पास में ना हो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। किस एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, एक्टिवेशन एनर्जी की। बहुत बढ़िया कीर्ति, शाबाश। फुल स्टॉप। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स एक्वायर, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स एक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मोर, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर, बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर। भाई जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही रहे हैं, और जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल अभी नहीं बना है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे एक्वायर करता है, आपस में एक दूसरे से टकरा करके। नेक्स्ट पॉइंट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, the concentration of active molecules, with increase in temperature, the concentration of active molecules, concentration of active molecules increases, increases, and the rate of reaction, and the rate of reaction also increases। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। अब जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, और अब एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करने के बाद वो नॉर्मल मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट, when the active molecules collide, when the active molecules collide, then an intermediate, then an intermediate called activated complex, called activated complex is formed, called activated complex is formed, full stop। activated complex, activated complex have maximum energy, अरे भाई अभिषेक का कहना है कि वॉइस क्लियर नहीं है, सभी लोगों तक वॉइस क्लियर नहीं है क्या भाई।
भाई अभिषेक क्लियर है? बाकी सब बच्चों तक क्लियर है वॉइस मेरी? देखो तुम्हारा एक बार नेटवर्क रिफ्रेश करो। तो मैंने कहा एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स हैव मैक्सिमम एनर्जी। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट का चलिए डेरिवेशन हम लोग देखते हैं क्या कहता है अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अरेनियस थ्योरी क्या कहती है। देखो आप लोगों ने जब कॉलिजन थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें जो इक्वेशन है, अगर आप लोग उस इक्वेशन को एक बार ओपन कर लीजिए, वो जो आपकी इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन कुछ ऐसी थी, रेट इक्वल टू जेड, जेड वहां कॉलिजन फ्रीक्वेंसी थी, मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ई जिसकी पावर थी माइनस ई ए अपॉन आर टी। जैसा हमें पता है कि सर रेट और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर्हेनियस ने रेट की जगह के रेट कांस्टेंट रखा इक्वल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की जगह यहां आर्हेनियस ने रखा एक कांस्टेंट जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। ये कैपिटल ए कहलाता है आर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट या इसे हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहते हैं। और ई नेचुरल लॉग ई है जिसकी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है। तो यहां अरेनियस ने अपनी इक्वेशन दी के इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ई जिसकी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। हम अगर दोनों साइड का लॉग नेचुरल लॉग लें तो लेफ्ट साइड में जो के है वो बन जाएगा एल एन के नेचुरल लॉग के इक्वल टू, अब यहां पर बच्चों लॉग की एक आइडेंटिटी लगती है, लॉग ए इंटू बी इक्वल आता है लॉग ए प्लस लॉग बी। मतलब ये आपका बन जाएगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये जो एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी है इसमें भी अपन एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लॉग ए की पावर बी क्या बन जाता है बी लॉग ए। तो ऐसा करने से ये बन जाएगा माइनस ई ए आर टी मल्टीप्लाई बाय एल एन ई। एल एन ई की वैल्यू होती है 1, एल एन ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो वो 1 तो आपका हट जाएगा। तो इसका मतलब अगर दोनों साइड आप लोग नेचुरल लॉग ले लें तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। एल एन ए को मैं लेफ्ट साइड में ले गया तो एल एन के माइनस एल एन ए इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। अब एल एन के माइनस एल एन ए ये भी अपने पास में एक आइडेंटिटी होती है लॉग की, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल आता है लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी। तो मैं यहाँ एल एन के माइनस एल एन ए को लिख सकता हूँ एल एन के बाय ए इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब मैं बच्चों एल एन को हटा करके जब हम लोग लॉग लगाते हैं तब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, ये हमें पता है। तो ये आपका बन जाएगा 2.303 लॉग के अपॉन ए इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। 2.303 को मैं राइट साइड में भेज दूं तो लॉग के अपॉन ए इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब लॉग के अपॉन ए को मैं फिर से सॉल्व करता हूं, अगर आइडेंटिटी log k अपॉन ए है तो वो इक्वल किसके आएगा log k माइनस log a इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। और फाइनली मैं log a को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो मेरे पास लास्ट इक्वेशन आएगी log k इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a। ठीक है, तो आपको डेरिवेशन बनाना है, पहले आप अरेनियस की इक्वेशन लिख दीजिए के यहाँ रेट कांस्टेंट है इक्वल टू ए को कहते हैं अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, अरेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, बाकी जो ई ए है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। डेरिवेशन बना लीजिए।
तो मेरे पास 3-4 बच्चों के कमेंट आ गए हैं बच्चों, तो शायद आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। ठीक है। अब अगर मैं जैसे मुझे पता है कि सर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, भाई ए तो कांस्टेंट है, आर जो है वो भी एक कांस्टेंट है, और किसी रिएक्शन में एक एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो मतलब यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय टी के, और टी पर के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर मैं जो, जहां बच्चों बोर्ड पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जहां रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे से लाइट का, वहां मैंने लिखा है एट T1 एंड K1। अगर मैं टेम्परेचर T1 कर दूं और उस समय रेट कांस्टेंट को मैं K1 कर दूं, तो इसी इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपने डिराइव की है, इसी इक्वेशन में आप क्या कर देंगे, लॉग के की जगह तो आ जाएगा लॉग K1 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1 प्लस लॉग ए। ये इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ा करके T2 कर दिया गया, तो उस समय आपका रेट कांस्टेंट बन जाएगा K2। तो एट T2 एंड K2 यही इक्वेशन आपकी लिखी जाएगी, लॉग K2 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 प्लस लॉग ए। इसे हमने इक्वेशन सेकंड मार्क कर दिया। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वल के जो लेफ्ट साइड में है वो सब्ट्रैक्ट अलग होंगे, और इक्वल के जो राइट साइड में है वो सब्ट्रैक्ट अलग होंगे। तो मतलब लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 प्लस लॉग ए, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1 प्लस लॉग ए। अब यहां अगर बच्चों हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करें, तो देखो लॉग ए और लॉग ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एक प्लस लॉग ए रह जाएगा और एक आपका माइनस लॉग ए रह जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। और बाकी आपका माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये हमने कांस्टेंट निकाल दिया। अगर आपने ये कांस्टेंट निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 1/T2 माइनस 1/T1। पर अगर आप इस ई ए अपॉन 2.303 आर को प्लस में लेना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में अंदर आपको रिवर्स कर देना है 1/T1 माइनस 1/T2। और लेफ्ट साइड में log K2 माइनस log K1, यहां आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी, log A माइनस log B क्या आता है, log A अपॉन B। तो इस हिसाब से आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगी log K2 अपॉन K1 इक्वल टू, अगर आप माइनस में रखना चाहते हैं तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और ब्रैकेट में 1/T2 माइनस 1/T1। और अगर आप प्लस में रखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में आप 1/T1 माइनस 1/T2 कर दीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी एक एनर्जी है तो उसकी यूनिट जूल में आती है। तो आपको आर की वैल्यू 8.314 लिखनी है। अगर आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी जूल के अंदर रख रहे हैं तो आर की वैल्यू 8.314 लिखनी है। और अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू किलो जूल में रख रहे हैं तो आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ आपको रखनी है। ठीक है, इस डेरिवेशन को कर लीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स देता हूं करने के लिए।
तो मेरे पास में कुछ कमेंट्स आ गए हैं, तो आई होप आप लोगों ने डेरिवेशन जो है वो लिख लिया होगा। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। द रेट कांस्टेंट of a reaction at 298 Kelvin. The rate constant of a reaction at 298 Kelvin becomes becomes two times becomes two times when the temperature is raised to becomes two times when the temperature is when the temperature is raised to 308 Kelvin. Full stop. Calculate the activation energy of the reaction. Calculate the activation energy of the reaction. तो आपको बच्चों T1 और T2 की वैल्यू दे दी, T1 298 और T2 जो है 308। और क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका रेट कांस्टेंट ट्वाइस हो जाता है। इसका मतलब अगर पहले आपका K था रेट कांस्टेंट, तो बाद में कितना हो जाएगा? अगर पहले K था तो बाद में रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद 2K, है ना? तो आप जो इक्वेशन रख सकते हैं, log K2 अपॉन K1 ये था अपने पास में। K2 और K1 में रिलेशन ये है कि K2 जो है वो 2K1 के इक्वल है। तो मतलब कि आप log 2K1 अपॉन K1 रख देंगे तो K1 से K1 कट जाएगा, आपका बचेगा log 2, है ना? एक तरफ log 2, दूसरी तरफ R की वैल्यू आप अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में निकाल रहे हैं तो 8.314 डाल देना। T1 आपको 298 रखना है, T2 आपको 308 जो है वो रखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सॉल्व करके बताइए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है।
आप लोगों को log 1 से log 10 तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू आती है 0.3010। log 2 की वैल्यू आती है 0.3010। टेम्परेचर के ऐसा यूनिट केल्विन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आप उसे केल्विन में बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने का तरीका आप सबको पता ही होगा कि 273 ऐड कर दीजिए। अभिषेक बेटा, नहीं, आंसर तुम्हारा गलत आ रहा है। जूल में आपका आंसर आना चाहिए 52897। 52897। सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका एक्टिवेशन एनर्जी में, और डिवाइडेड बाय 10 आएगा। 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 इंटू 298 अपॉन 10। देखो कहाँ गलती हो रही है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जूल में आप लोगों की 52897। 52897 ये जूल में, किलो जूल में 52.897 हो जाएगी। 52.897 ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड for 10% completion, time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to the time required for 25% completion at 308 Kelvin. Full stop. If the value of A, capital A, Arrhenius constant की value,
if the value of A is 4 into 10 raised to the power 10 second inverse, 4 into 10 raised to the power 10 second inverse, then calculate activation energy, and rate constant at 318 Kelvin. Rate constant at 318 Kelvin. क्वेश्चन कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर जो टाइम उसके 10% कंप्लीशन के लिए चाहिए 298 केल्विन पर, वो इक्वल है उसके 25% कंप्लीशन के लिए 308 केल्विन पर, और अगर ए की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स है, तो आपको एक तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और आप लोगों को रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है एट 318 केल्विन पर। तो अगर सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करें ईए एक्टिवेशन एनर्जी की, तो आपको दो टेम्परेचर तो पता है, आपको T1 पता है, आपको T2 पता है, आपको उसके अलावा K2 और K1 की वैल्यू भी चाहिए होगी, K2 और K1 की वैल्यू भी चाहिए होगी। वो कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको एक हिंट दे रखा है कि T10% इक्वल है T25% के, T10% इक्वल है T25% के, ठीक है, नहीं सॉरी इसमें इक्वल नहीं लिखा, सॉरी। T10% अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला आया था K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 बाय R, ये फॉर्मूला अपने पास में आया था। तो अगर आप 298 केल्विन पर बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला आएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, हाँ जी बताइए आगे R0 क्या रखा जाए और R क्या रखा जाए। अगर मैं 10% कंप्लीशन की बात कर रहा हूं तो R0 क्या रखा जाएगा और R क्या रखा जाएगा। अगर 10% कंप्लीशन की बात हो रही है तो R0 क्या रखा जाएगा और R क्या रखा जाएगा। जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो आपकी उलझन में सुलझा देता हूं। R0 तो हमें 100 रखना है, R0 तो हमें 100 रखना है। अब मुझे बताओ 10% कंप्लीशन के अकॉर्डिंग R की वैल्यू क्या रखी जाएगी। अगर R0 100 है तो R क्या रखा जाएगा। बिल्कुल सही ललित, R रखा जाएगा 90, ठीक है। तो एक के जो है 298 केल्विन पर, इसका फॉर्मूला आएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 100 बाय 90, और 25% का अगर हम लोग फॉर्मूला बनाए इसी अकॉर्डिंग 308 केल्विन पर, तो K 308 केल्विन पर, या आप काम करो 298 पर तो K को K1 मान लो और 308 पर K को आप K2 मान लो, तो K2 का फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 100 बाय 75, लॉग 100 बाय 75। तो यहां आपने K1 और K2 के दो फॉर्मूला बनाए, अब आप K2 बाय K1 कर दो। क्या कर दो, K2 बाय K1। तो 2.303 अपॉन टी से 2.303 अपॉन टी कट जाएगा और आपके पास में आ जाएगा log 100 बाय 75 डिवाइडेड बाय log 100 बाय 90। यहां से आप वैल्यू सॉल्व करेंगे सबसे पहले K2 अपॉन K1 की, ठीक है। सबसे पहले तो ये वैल्यू मुझे सॉल्व करके बताओ कितनी आ रही है। आपने दो फॉर्मूला तैयार किए, K1 का फॉर्मूला आपने तैयार कर लिया 2.303 अपॉन टी लॉग 100 बाय 90, और K2 का फॉर्मूला आपने तैयार कर लिया 2.303 अपॉन टी लॉग 100 बाय 75।
फिर आपने K2/K1 किया, क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्मूला में आपको K2/K1 की वैल्यू चाहिए, लिखा है ना log K2/K1। तो K2/K1 आप लोग कर रहे हैं। ऐसा करने से 2.303/T तो कैंसिल आउट हो गया। तो K2/K1 इक्वल किसके आया? log 10 अपॉन, अगर आप 100 के टर्म से बोलते हैं तो log 100/75 डिवाइडेड बाय log 100/90। फटाफट से मुझे बताओ, log K2/K1, log K2/K1 की वैल्यू कितनी आ रही है? log K2/K1 निकालना है पहले, तो हमें जल्दी से इसको करो। लॉग टेबल सबके पास होनी चाहिए, वरना मैंने जैसा आपको बताया कि भाई आपको log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए। आप चाहे आप आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो, या फिर आप 100/90 को सॉल्व कर लो, और ऐसे ही 100/75 को सॉल्व कर लो, और फिर इनका लॉग निकाल दो। ठीक है, अभिषेक सैनी जी ने कमेंट कर दिया है, और अभिषेक सैनी जी का बच्चों आंसर सही है, 2.71। एग्जैक्ट आंसर अभिषेक 2.73 है। तो आप अगली कैलकुलेशन 2.73 को लेकर के ही करना है ना। तो आपको K2/K1 की वैल्यू अभिषेक सैनी जी ने बता दी है 2.73। K2/K1 की वैल्यू पता है आपको, T1 और T2 की भी वैल्यू पता है। अब आपको निकालना है यहां से EA, एक्टिवेशन एनर्जी। करिए सॉल्व। पहले आप लोग लॉग टेबल से मुझे log 2.73 की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है। लॉग टेबल से log 2.73 की वैल्यू आपको निकालनी है। लॉग टेबल आपके पास में हो तो उसमें 27 का 3 में देखना है आपको, और जो भी वैल्यू आए उसको 0 पॉइंट लगा के लिख देना है। बताओ। log 2.73 की वैल्यू 27 का 3 में देखना है, और जो भी वैल्यू आए उसे 0 पॉइंट लगा करके लिख देना है। ठीक है, बहुत सही अभिषेक सैनी, शाबाश बेटा। तो आपका log 2.73 अभिषेक सैनी ने सॉल्व कर दिया। ललित आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, 0.436, है ना, आगे 1 या 2 जो भी है 0.436। अब आगे की कैलकुलेशन आपको जल्दी से कर देनी है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए।
तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अभिषेक सैनी ने निकाल दी है 76640। ठीक है अभिषेक, शाबाश, सही आंसर है तुम्हारा। तो अभिषेक सैनी ने बच्चों कैलकुलेशन करके आप लोगों को वैल्यू निकाल दी है। मेरे पास आंसर सिर्फ अभिषेक सैनी और ललित ही कमेंट कर रहे हैं, बाकी आप में से पता नहीं सॉल्व कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। तो अपने पास में वैल्यू आ गई एक्टिवेशन एनर्जी की। अब क्वेश्चन के लास्ट हिस्से की अगर हम लोग बात करें तो वो हमसे कहता है कि भाई रेट कांस्टेंट पता करो जब टेम्परेचर हो जाएगा 318 केल्विन। तो बोर्ड पर जो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जो फॉर्मूला लिखा है अरेनियस थ्योरी का, log k इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a, है ना। यहां हम लोग ए की वैल्यू हमें पता है, ई ए आपने निकाल लिया, आर ई ए अगर आप जूल में रख रहे हैं तो आर 8.314 रख दीजिएगा, टी 318 केल्विन रखना है, और यहां से आप लोग के की वैल्यू निकालेंगे। आप लोग log के निकाल दीजिए, फिर के की वैल्यू निकालने के लिए जो आंसर आएगा आपको उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ लॉग के की वैल्यू नहीं, लॉग के की वैल्यू आपकी क्या आ रही है। T318 रखना है, R 8.314, ई ए की वैल्यू अभिषेक सैनी ने बता दी आप लोगों को, और ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। हाँ जी बच्चों, काफी टाइम लग रहा है। भाई log ए आप सॉल्व कर देंगे, log ए
जो है वो क्या है, 4 × 10⁻10 है। तो पहले आप वहां आइडेंटिटी लगाओ, log a इंटू बी, मतलब ये बन जाएगा log 4 प्लस log 10⁻10। log 10⁻10 का आंसर तो 10 आएगा, और log 4 जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना log 4 को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि लॉग टेबल में 40 की वैल्यू 0 में देख लीजिए और उसे 0 पॉइंट लगा करके लिख दीजिए। वो आपका आना चाहिए log 4 की वैल्यू 0.620 समथिंग, 6020, हाँ 0.6020, log 4 की वैल्यू 0.6020। तो बच्चों ललित ने आंसर निकाल दिया है, और ललित का आंसर एकदम सही है, -1.98। ये जो आपका log k है वो आ जाएगा -1.98। अब इसका एंटी लॉग देखो कैसे निकलेगा। ये जो -1.98 है, जो स्टार्टिंग में पॉइंट से पहले है -1, इसमें इसको आप एक डिजिट से बढ़ा दीजिए, मतलब इसको आप -1 को -2 कर दीजिए, और इस -2 को 10 की पावर में रख दो, मतलब इंटू 10⁻², ये बन गया। अब जो पॉइंट के बाद बचा है 0.98, उसे आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0.98 को आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा 0.02, बचेगा 0.02। अब एंटी लॉग टेबल में 0.02 की वैल्यू 0 में देखिए, 0.02 की वैल्यू 0 में देखिए, और जो भी आपका आंसर आए उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब पहली डिजिट के बाद में आप पॉइंट लगा करके लिख दीजिएगा। कितना आ रहा है एंटी लॉग टेबल में 0.02 की वैल्यू 0 में? एंटी लॉग टेबल में 0.02 की वैल्यू 0 में कितनी आ रही है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग लिख दीजिए। ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए 1.04 समथिंग, इतनी 1.04 ये हुआ। अब जो स्टार्टिंग में आपने किया था -1 में एक बढ़ा दिया था -2, और उसको इंटू 10 की पावर में रख दिया था, उसको यहाँ पे रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.04 इंटू 10⁻², 1.04 इंटू 10⁻²। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो के की यूनिट आएगी सेकंड इनवर्स, के की आपकी यूनिट आ जाएगी सेकंड इनवर्स। इस चैप्टर में एक छोटी सी चीज जो आप लोगों को खुद करनी है, वो है इस चैप्टर के अंदर आपको 3-4 ग्राफ जो हैं वो दे रखे होंगे। कभी कभी 1 मार्क में 1 नंबर के क्वेश्चन में ग्राफ या कर्व जो है उसको ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको ये सारे ग्राफ्स जो आपके बुक में चैप्टर में दे रखे हैं, ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर जो है ड्रॉ करने हैं। इसके साथ अपना ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स यहाँ ओवर हो जाता है। ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर था, और अब आगे किसी भी चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आपके न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ इसी चैप्टर के साथ में खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर लीजिएगा या रफ कॉपी में, जहां भी आप प्रैक्टिस करते हैं। और ग्राफ जो है वो आपका होमवर्क है ही,
आपको ग्राफ अपनी नोटबुक में बनाने ही हैं। तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नए चैप्टर के साथ में। तब तक आप लोग ये काम कीजिएगा और बराबर आप लोग रेगुलर स्टडीज जो है उससे आप लोग करते रहिए। चलिए, थैंक यू।